हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आईएएस ऑल डे क्लासेस पे। हम लोग जो है आज संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ेंगे कि जो भारत का संविधान है उनके बनने में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश संसद जो था वो कौन कौन से एक्ट को भारत में लाया जो कि एक पूरा बिल्डिंग के रूप में भारत का संविधान मुकम्मल हो पाया। तो भारत के संवैधानिक विकास की अगर हम बात करेंगे तो इससे आपको लगभग हर एक एग्जाम में, चाहे वो लेवल 1 का एग्जाम दीजिए, लेवल 1 का मतलब है कि आप छोटे मोटे कोई एग्जाम दीजिए, बिहार पुलिस हो, आपका ग्रुप डी हो, या बिहार दरोगा का हो, या बिहार पीसीएस का हो, या फिर यूपीएससी का हो, इन टॉपिक से यानी भारत के संवैधानिक विकास के टॉपिक से लगभग आपको 2 सवाल देखने को हर एक एग्जाम में मिलेगा। मैं ये टॉपिक की बात कर रहा हूँ, ये जो चैप्टर है इस चैप्टर से लगभग आपको 2 सवाल एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए ये चैप्टर भारत के संविधान पढ़ने से पहले इस संविधान की बनने की क्या प्रक्रिया है इसके बारे में हमें जानने को मौका मिलता है, और लगभग आपको कंपटीशन में 2 सवाल भी देखने को यहां से मिलता है। तो उस दृष्टि से भारत की संवैधानिक विकास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक निकल के बाहर आती है। जब हमें यह पता चलता है कि भारत की संविधान एक महत्वपूर्ण टॉपिक है तो सबसे सवाल आता है कि इसको पढ़ा कैसे जाए। तो भारत की संवैधानिक विकास का अगर हम बात करते हैं तो इसमें कई सारे एक्ट आए हुए हैं। उस एक्ट के पीछे आने का क्या कारण था और उस एक्ट में क्या प्रावधान था, क्योंकि ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो एक्ट को लाया गया और उस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया, और फिर उस एक्ट में ऐसी क्या कमियां थी जो दूसरे एक्ट को लाने की जरूरत पड़ी। इन 3 दृष्टि से अगर हम किसी भी एक्ट का अध्ययन करेंगे तो शायद हम उसकी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो पीसीएस लेवल का हो चाहे वो यूपीएससी लेवल का हो। क्योंकि क्वेश्चन का आज के जो ट्रेंड है वो क्वेश्चन का ट्रेंड, फैक्ट वाला क्वेश्चन का ट्रेंड, पूछने का तरीका धीरे धीरे पतन की ओर है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भारत की संवैधानिक विकास। देखिए, अगर हम भारत की संवैधानिक विकास की बात करेंगे तो इसमें कई सारे एक्ट आए हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1947 यानी 1945 तक, सॉरी 1935 तक के एक्ट तक आया। 1947 का भारत शासन अधिनियम नहीं, भारत का शासन अधिनियम आया था 1947 में, उससे पहले 1935 का भी एक्ट आया था। तो हम लोग जो है मुख्य रूप से संविधान जो बनने की प्रक्रिया है, संविधान बनने की प्रक्रिया 1900 यानी कह सकते हैं आपकी 1773 से लेके 1935 तक के अधिनियम के बीच पढ़ते हैं। अब इस अधिनियम के अंतर्गत कई सारे एक्ट आए हैं। जिस तरह अगर मैं मौखिक रूप से आपको बताऊं तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, और इस एक्ट में जो कमियां थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उस कमियों को दूर करने के लिए फिर आया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। फिर उस एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए फिर आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो 1773 के बाद आया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, और उसके बाद आया 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर इसकी कमियों को दूर करने के लिए फिर एक एक्ट लाया गया जिसे हम लोग कहते हैं 1786 का एक्ट। फिर 1786 के एक्ट की कमियों को दूर थोड़ा सा करने के लिए 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को खुश करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट लाया 1786 का एक्ट। फिर वहां से एक्ट का एक सिलसिला स्टार्ट हो जाता है 1786 का। 1786 का एक्ट आया, सॉरी 1793 का एक्ट आया, और उसके बाद इसी एक्ट के प्रावधान में कह दिया था हर 20 वर्ष पे एक एक्ट लाया जाएगा, और एक्ट आया। फिर 20 वर्ष बाद 1813 में फिर आया, 1833 में फिर आया 1853। ये सभी एक्ट को हम चार्टर एक्ट या राज्य लेख के नाम से जानते हैं। फिर जैसा कि आप लोग को पता है 1853 के बाद अगला एक्ट आना चाहिए 1863 में, सॉरी 1873 में, लेकिन 1853 के जस्ट 2 या 3 साल बाद 1857 की क्रांति की घटना घट गई। 1857 की जब क्रांति, लॉर्ड कैनिंग के समय में यह घटना घटी, और 1857 की क्रांति की जब यह घटना घटती है तो ब्रिटिश सरकार बहुत ही सशक्त हो जाती है। उसके जस्ट 1 साल के बाद वो एक्ट लाती है 1858 का एक्ट, और उसे कहा जाता है भारत परिषद अधिनियम, या आप कह सकते हो भारत शासन अधिनियम।
क्योंकि जब 1857 की घटना घटी तो ब्रिटिश सरकार ने दो तरह का एक्ट लाया। एक लाया भारत सुधार अधिनियम और एक लाया भारत परिषद या भारत शासन अधिनियम। तो हम कह सकते हैं कि भारत सुधार अधिनियम और भारत शासन अधिनियम। तो हम बात करेंगे, देखिए 1857 की क्रांति के बाद 1858 ईस्वी में लाया भारत शासन अधिनियम। जब उसे शासन करना होता था तो भारत शासन अधिनियम लाता था, जब उसे सुधार करना होता था तो सुधार। क्योंकि आपको पता है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 में। कांग्रेस की स्थापना करने के बाद यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के यानी भारत में कई सारे विचारधारा उत्पन्न हुए। उदारवादी विचारधारा हुआ। जब उदारवादी विचारधारा से जब देश में आजादी की बिगुल नहीं बज रही थी तब उग्रवादी विचारधारा आया। उग्रवादी विचारधारा से जब विचार नहीं बन पा तब जाके क्रांतिकारी विचारधारा आया। क्रांतिकारी विचारधारा सफल नहीं हो पाया, कुछ हद तक सफल हो पाया, उसके बाद आया गांधीवादी विचारधारा। अंत रूप में अगर देश की आजादी की बात किया जाए तो हर एक विचारधारा का कुछ ना कुछ योगदान था। जिस तरह एक घर बनने में सिर्फ ईंट का योगदान नहीं होता है, सिर्फ सीमेंट का योगदान नहीं होता है, उसमें कई सारे फैक्टर काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे देश की आजादी में या देश के संविधान बनने में कई सारे एक्ट की भूमिका थी और देश को आजादी दिलाने में कई सारे आंदोलन की भूमिका थी। चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे वो जनजाति विद्रोह हो, चाहे वो आदिवासी विद्रोह क्यों नहीं हो, इन सभी विद्रोह या इन सभी आंदोलन का भी देश की आजादी में भूमिका रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि जो ये एक्ट आया 1858 के बाद आया यानी भारत शासन अधिनियम। फिर 1858 के बाद डायरेक्ट 1919 में फिर एक्ट आया, फिर 1935 में। ये तीन एक्ट याद रखिएगा, 1858 और 1919 और 1935 का ये तीन एक्ट था भारत शासन अधिनियम। जबकि 1861 में आया, फिर आया आपको यानी कह सकते हैं हम 1861 में आया, ठीक है, फिर आया आपको 1892 में आया, फिर वो आया 1909 में। ये तीन एक्ट जो आया, ये तीन एक्ट लाया सुधार करने के लिए। तो भारत शासन अधिनियम 1858 से कुछ एक्ट लाया भारत शासन करने के लिए और फिर सुधार करने के लिए। जब ये हम सारी चीज पढ़ लेंगे तब इसके बाद हमारे 1857 की क्रांति के बाद 1858 में यहां से एक्ट को हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल के तौर पर भारत के संवैधानिक के विकास में हम लोग जो है एक्ट को पढ़ेंगे। तो अभी वर्तमान में हम लोग जो है आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में पढ़ेंगे और इस एक्ट के बाद हम पढ़ेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे हम संशोधात्मक या संशोधन एक्ट कहते हैं। क्योंकि 1773 की एक्ट में जो कमियां थी उसके सुधार के लिए 1881 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया और इसकी कमियों को दूर करने के लिए आपको 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया। तो अगर हम बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की तो हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो देखिए 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की अगर हम बात करेंगे तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में सबसे पहली बात आता है आने के पीछे का इसका क्या कारण था, आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां थी जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को स्थापना हुआ था। महारानी एलिजाबेथ ने ब्रिटेन से पूरब की तरफ व्यापार करने का उसे एक राज्य लेख जारी किया और उसी राज्य लेख के अनुसार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करती थी। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में 24 व्यक्ति का एक समूह था जो कि वो व्यापार करता था, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता था। वही आदमी भारत में आके व्यापार कर रहा था, व्यापार करता रहा, व्यापार चल रहा था। लेकिन उस बीच में कई सारे घटना घटी और जब कई सारे घटना घटी तो घटना घटने के बाद कंपनी अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गई। उसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार कमाना और व्यापार में मुनाफा लाना और अपनी कंपनी को अत्यधिक मुनाफा तक पहुंचाना। तो 1773 के रेगुलेटिंग आने के पीछे का कारण था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी कई सारे घटना, क्योंकि उससे मुगल
का पतन एवं प्रांतीय शक्ति का उदय हो रहा था। आपको पता है कि 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृत्यु होने के बाद एक नई क्षेत्रीय शक्ति का उदय होता है। बंगाल अपने आप को अलग कर लेता है, अवध अपने आप को अलग कर लेता है, मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, तो एक नई शक्ति के रूप में उत्पन्न होने लगता है, यानी स्वतंत्र राज्य का उदय होने लगता है। यानी 16वीं सदी के प्रारंभ में ही यानी मुगल साम्राज्य के जो मुख्य शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद स्वतंत्र राज्य अपने आप को घोषित करने लगता है। फिर दूसरा आता है 1770 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में यानी देश के पूर्वी क्षेत्र में भयंकर अकाल आता है, और अकाल आने के बाद वहां की जनता काफी ज्यादा त्रस्त हो जाता है, और त्रस्त होने के बाद वहां की जनता, वहां के स्वतंत्र जो राजा थे उससे कई सारे मांग कर लेते हैं, और मांग करने के बाद कई सारे जो जनता थे वो नाखुश हो जाता है, और अंग्रेज से भी नाखुश हो जाते हैं। और उसके बाद आता है कंपनी का आर्थिक संकट, यानी कंपनी पे, क्योंकि जब भयंकर अकाल आया तो वहां पे टैक्स उतनी ज्यादा उत्पन्न नहीं हो पाया, यानी आदमी जो व्यापार कर रहा था वहां पे वस्तु को खरीद नहीं रहा था, जिस वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे आर्थिक संकट मंडरा गया। और सबसे बड़ी मुख्य कारण यही था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्थिक संकट आने के वजह से जो है ये कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद को दरवाजे को खटखटाया। जब ब्रिटिश संसद के दरवाजे को खटखटाया तो ब्रिटिश संसद ने यानी लोन देने से मना कर दिया। वो बोला लोन हम तभी देंगे जब हम ये सर्वे करेंगे, जब हम ये परीक्षण करेंगे कि सच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी घाटे में जा रही है। तो एक गुप्त समिति बनाई गई, और वो समिति भारत आता है, और भारत आने के बाद इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वे किया जाता है। वह सर्वे में पता चलता है कि हाँ, सच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पे आर्थिक संकट मंडरा रहे हैं। तो जब आर्थिक संकट मंडरा रहे थे तो उसी को देखते हुए ब्रिटिश संसद जो, उन्होंने बोला कि अगर हम आपको लोन देंगे, अगर हम आपको पैसा देंगे तो हम उस कंपनी को रेगुलेट हम करेंगे, हम अपने तरीका से रेगुलेट करेंगे। तभी जाके उसने एक्ट बनाया 1773 में, जिसे कहा गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो आप ये भी कह सकते हैं। तो ये तीन कारण था, एक मुगल पतन हो रहा था, प्रांतीय शासन का उदय हो रहा था, दूसरा था 1770 में यानी बंगाल के क्षेत्र में काफी ज्यादा अकाल आ गया था, और दूसरा था कंपनी पे आर्थिक, यानी तीसरा था कंपनी पे एक आर्थिक बोझ काफी ज्यादा बढ़ रहा था, यानी कंपनी अपने आर्थिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा पतन की ओर जा रहा था। उसके बाद आता है 1757 का प्लासी का युद्ध। 1757 की प्लासी युद्ध आप लोग को बढ़िया से पता होगा, मुर्शिदाबाद के तट पे यानी गंगा के तट, दामोदर नदी के तट पे प्लासी का युद्ध होता है। और प्लासी के युद्ध में आपको पता है सिराजुद्दौला जो वहां का शासक था वो हार जाता है और लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है। और जैसे ही प्लासी का युद्ध में लॉर्ड क्लाइव जीत जाता है तब एक बंगाल में वो एक कठपुतली शासक बनाता है जिसका नाम होता है मीर जाफर। तो खैर ये कहानी इतिहास की है, तो इतिहास से समझेंगे, हमें मुख्य रूप से समझना है एक्ट क्यों आया था। तो उसके बाद 1757 में जैसे अंग्रेज जीत जाता है और बंगाल का शासक सिराजुद्दौला हार जाता है, और बंगाल में लॉर्ड क्लाइव की एक मजबूती भी बढ़ जाता है। और उसके बाद आता है 1764 का बक्सर का युद्ध। आपको पता है अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, और उस युद्ध के तहत आप लोगों को पता है कि जो बंगाल और अवध का जो नवाब था सिराजुद्दौला और जो बहादुर शाह जफर, वो तीनों अपना आत्मसमर्पण कर देता है। आपको पता ही है लॉर्ड क्लाइव यानी बेंसिनटाट के पास। और उसके बाद उस युद्ध को हारने के बाद एक संधि होता है 1765 में, जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। ये सभी घटना घटने के वजह से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। और जब 1773 का आप लोगों को पता है, देख रहा है आपको, 1773 का जब रेगुलेटिंग एक्ट आता है इसका मुख्य काम होता है जो वहां का प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था, यानी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ था, उन्होंने एक गुप्त समिति का गठन किया। गुप्त समिति का गठन 1772 में हुआ था, और वह गुप्त समिति जब रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो उसे पता चलता है कि सच में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो घाटे में जा रही थी। फिर यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए 1773 में एक एक्ट लाया गया, जो एक्ट का लाया रेगुलेटिंग एक्ट। फिर जो है
अब इसमें जो प्रावधान दो जगह किया गया, एक भारत में और दूसरा इंग्लैंड में किया गया। तो अगर हम बात करें, इसका मुख्य उद्देश्य था कंपनी के कार्य को ब्रिटेन और भारत में नियंत्रण करना। जो कंपनी कार्य कर रहा था उसको ब्रिटेन में नियंत्रण करना और भारत में नियंत्रण करना। तो इंग्लैंड में जो घटना घटी, सबसे पहले कंपनी को चलाने के लिए, याद रखिएगा, कंपनी को चलाने के लिए जो है, यानी कंपनी को चलाने के लिए जो है, ब्रिटेन में दो संस्था था। एक था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक था कोर्ट ऑफ प्रॉपर्टी। तो याद रखना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर यानी मुख्य रूप से इसे यानी कंपनी के कार्यपालिका थी, जिसके अंतर्गत मैंने बताया कि 24 सदस्य थे। ये 24 सदस्य वो थे जिसके कंपनी में शेयर धारक हुआ करते थे। जो कंपनी के जो शेयर धारक थे, जो कंपनी का फाउंडर था, वही था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का सदस्य, और एक था कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। ये दोनों ब्रिटिश संसद के गृह सरकार के अंतर्गत ये क्या करेगी, काम करेगी, ये बात कहा गया। ठीक है। और उसके बाद था इस सदस्य का यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य के द्वारा इसका क्या किया जाएगा, चुनाव किया जाएगा। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के जो 24 सदस्य थे, इस सदस्य का जो अब चुनाव होगा, ये कौन करेगा, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर कौन थे, वो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। ध्यान समझिएगा, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक संस्था था जिसका नाम था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। वो संस्था में 24 सदस्य हुआ करते थे। वो 24 सदस्य जिसका शेयर कंपनी में था, वह 24 सदस्य था। लेकिन फिर प्रावधान लाया गया 1777 में कि अब जो ये 24 सदस्य है, इसका जो है प्रति वर्ष चुनाव करेगा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के सदस्य के द्वारा। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के जो सदस्य होंगे उसका चुनाव करेंगे इसका, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के। दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य जो है, अब जो है मुख्य रूप से इसका जो अधिनियम जो है, यानी पूरा यानी अध्यक्ष जो है, ये कार्यकारिणी अध्यक्ष होंगे। ठीक है। और उसके बाद था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल जो है, अब 1 वर्ष की जगह अब 4 वर्ष कर दिया गया। यानी पहले इसका 1 वर्ष था, 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य जो थे, अब याद रखिएगा हर वर्ष जो है, ये 1/4 सदस्य क्या होगा, रिटायर होगा। यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जो है 1/4 सदस्य क्या होगा, इसका रिटायर होगा। और उसके बाद याद रखिएगा ध्यान से, इसका चुनाव जो है, अब इसका चुनाव उसी का होगा जिसका 1000 पाउंड जिसका शेयर, यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का सदस्य अब वही व्यक्ति बनेगा जो 1000 पाउंड का क्या होगा, वो शेयर धारक रहेगा। तो मुख्य रूप से आपको यह समझना है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को यानी कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर बनाया गया। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर का अब इसका सदस्य का चुनाव कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर करेगा। और कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो है, याद रखिएगा, ये जो है मुख्य रूप से अपना काम करेगा। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का कार्यकाल 1 वर्ष की जगह 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। और उसके बाद याद रखिएगा, अब हर एक वर्ष 1/4 सदस्य अब इसका क्या होंगे, रिटायरमेंट यानी अवकाश लेंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, यानी जो रिपोर्ट होगा वो अपना सबमिट करेगा ब्रिटिश संसद के पास। और उसके बाद देखिए, ये तो हुआ आपका कहां पे, ब्रिटेन में, ये यानी इंग्लैंड में ये बदलाव हुआ। मुख्य रूप से याद रखिएगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर बनाया गया। और उस कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर जो है, वो कहा दिया गया कि यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का सदस्य का चुनाव करेगा कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर। और अब जो है, पहले उसका 1 वर्ष कार्यकाल हुआ था, उसके कार्यकाल को 1 वर्ष से बढ़ा के 4 वर्ष किया गया। और उसके बाद हर एक वर्ष में 1/4 आदमी रिटायर होंगे। फिर उसके बाद वही सदस्य उसमें भाग लिए जाएंगे जिसका 1000 पाउंड उसका क्या रहेगा, शेयर रहेगा। ये सभी बदलाव हुआ कहां पे, इंग्लैंड में। और एक कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा कहां पे, ब्रिटिश संसद में। अब बात करते हैं भारत में क्या क्या बदलाव हुआ। सबसे पहले था कि 3 प्रांत हुआ करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 3 प्रांत था, एक बंबई, एक मद्रास और एक बंगाल। अब इन तीनों का अलग अलग गवर्नर हुआ करता था। इस एक्ट के माध्यम से यह प्रावधान लाया गया कि अब बंगाल गवर्नर के यानी पूरा जो तीनों का एक ही कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा। पहले गवर्नर हुआ करता था, अब उसके सहायता ये दोनों का यानी बंबई और मद्रास के सहायता के लिए यानी उसका मुख्य कौन होगा, जिसका नाम होगा गवर्नर जनरल यानी जीजी यानी गवर्नर जनरल। ठीक।
अब इस गवर्नर जनरल के सहायता के लिए 4 सदस्य का एक परिषद बनाया जाएगा। 4 सदस्य का एक परिषद रहेगा। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को सैन्य प्लस सिविल की शक्ति भी दी गई। यानी अब जो गवर्नर जनरल होगा, देखिए समझिएगा ध्यान से, ये ब्रिटेन में बदलाव हुआ, यानी इंग्लैंड में, और दूसरा भारत कहा, भारत में। भारत में सबसे पहले ये था 3 प्रांत था, बंबई, मद्रास और बंगाल। ये तीनों प्रांत को मिला के अब एक आदमी बनाया गया जिसको नाम था गवर्नर जनरल। पहले हर जगह गवर्नर था, अब एक जगह बना दिया गवर्नर जनरल, जो बंबई और मद्रास का भी अधीन किसके अधीन आ गया? बंगाल का गवर्नर जनरल के अधीन। बंगाल के गवर्नर जनरल के सहायता के लिए एक बनाया गया परिषद, यानी 4 सदस्य परिषद बनाया गया। अब उसका सहायता के लिए गवर्नर जनरल को यह भी अब शक्ति दे दिया, वो सेना जो रहेगा पूरा वहां पे, यानी मद्रास की सेना हो चाहे वो बंबई की सेना हो, ये तीनों जगह की सेना का देख रेख भी कौन करेगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके बाद जो सिविल मामला का देख रेख होगा वो भी कौन करेगा? गवर्नर जनरल। यानी न्यायिक शक्ति भी थोड़ा थोड़ा दे दिया सिविल मामला वाला। दूसरा था 1784 में, इसी एक्ट के द्वारा 1784 में कहा गया सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया जाएगा कलकत्ता में। एक कोर्ट की स्थापना किया जाएगा जिसका नाम होगा सुप्रीम कोर्ट, और उसकी स्थापना किया जाएगा कलकत्ता में, जिसका मुख्य न्यायाधीश होगा एलिजा इम्पे, और उसके 3 अन्य न्यायाधीश होंगे चेम्बर्स और लिमिटेंस, यानी लिमिटस्टर, और उसके बाद हाइड। ये 3 इसका मुख्य सहायक जज होंगे। अब उसके बाद आता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ब्रिटिश सरकार को भारतीय टैक्स, नागरिक एवं सैन्य मामले की जानकारी देना अनिवार्य होगा। यानी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होगा, वो जो रिपोर्ट सबमिट करेगा ब्रिटिश संसद में, वो भारतीय टैक्स का, यानी भारतीय में कितना राजस्व कलेक्ट हुआ उसका जानकारी, भारत में कितने नागरिक है उनकी जानकारी, एवं सैन्य मामले का जानकारी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को ब्रिटिश संसद को देना होगा। तो अगर आपको मुख्य रूप से अगर बताया जाए कि कितने काम हुए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो रेगुलेट करने की, जो रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, एक यहाँ पे क्या गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पे क्या किया? रेगुलेट कर लिया उसे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर के द्वारा। उसके बाद आता है भारत में, मैंने बोला बंबई और मद्रास को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर जनरल की जगह एक नया पद बनाया गया, गवर्नर की जगह एक नया पद बनाया गया गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्य का एक परिषद बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ आपने बताया 1784 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। ठीक है, और उसके बाद अब ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है ब्रिटिश सरकार को अपना रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो वो बताएगा कि आपने कितना टैक्स को कलेक्ट किया, वहां पे कितना भारतीय है, क्या सेना का पोजीशन है, किस तरह सेना कार्य कर रही है, ये सभी जानकारी आपको ब्रिटिश संसद को देना पड़ेगा। तो कंपनी जो है अब अपनी पूरी का पूरा रिपोर्ट वो अब ब्रिटिश सरकार को देगा। लेकिन ये मुख्य जो 2 पॉइंट है, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को जो शक्ति दिया गया, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को शक्ति जो दिया गया था सैन्य मामले को तो ठीक था, लेकिन ये सिविल मामले का जो शक्ति दिया गया, अब ये गवर्नर जनरल और कोर्ट के बीच मतभेद होने लगा, क्योंकि शक्ति का यहां पे स्पष्ट विभाजन नहीं था। कौन रहेगा कार्यपालिका का भाग और कौन रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जो गवर्नर जनरल का निर्णय था उसको मानता नहीं था, या सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो गवर्नर जनरल मानता नहीं था, जिस वजह से जनता में काफी आक्रोश हो गया। और दूसरी बात ये थी कि जो बंगाल की जो जनता थी, उसके जो वहां के रीति रिवाज थे, वो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करने लगा। तो ये मुख्य रूप से प्रावधान था। अब अगला हम एक्ट देखेंगे 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। आखिर क्या कमियां रही 1773 के एक्ट में, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1781 लाने की आवश्यकता पड़ी? तो हमने अभी आपको जस्ट बताया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का एक नया जन्म हुआ, लेकिन दोनों की शक्ति में अभी बंटवारा नहीं था। कौन कौन पे काम करेगा, कार्यपालिका कहां काम करेगा, न्यायपालिका कहां काम करेगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं था।
आज आप जानते होंगे कि हमारा विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 50 में यह कह दिया गया है कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका अलग अलग काम करेंगे। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो आया उसमें देखिए यहां पे कारण समझिए आखिर क्यों आया ये। तो सुप्रीम कोर्ट प्लस गवर्नर जनरल के परिषद के बीच टकराव। मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि जो गवर्नर जनरल के परिषद थे और सुप्रीम कोर्ट दोनों के बीच कार्य करने का जो क्षेत्राधिकार था वो स्पष्ट नहीं था। वो दोनों के बीच क्या हुआ, विवाद उत्पन्न हो गया। दूसरा था सुप्रीम कोर्ट अत्यधिक हस्तक्षेप करता था गवर्नर जनरल के कार्य में। तीसरा था न्यायिक अधिनियम की अस्पष्टता, यानी कौन सी बातों पर न्याय सुप्रीम कोर्ट देगा या कौन सी बातों पर न्याय गवर्नर जनरल देगा, क्योंकि दोनों के पास न्यायिक शक्ति था। दोनों के बीच टकराव उत्पन्न होता था। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीयों पर जबरदस्ती कानून लगाने, लागू करने का भी काम करता था। मैंने बताया कि भारत में के जो रीति रिवाज थे, चाहे वो विवाह संबंधी हो, चाहे कोई पर्व त्योहार संबंधी हो, उस रीति रिवाज से ध्यान में न रख के सुप्रीम कोर्ट इंग्लैंड के कानून को थोपना चाहते थे, जिस वजह से जनता काफी आक्रोशित हो गया था। अब यही 3-4 जो कमियां थी इस एक्ट में दिखाई पड़ गया, और इसी एक्ट का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आने की कारण भी यही बना। जो कमियां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में था वही आने का कारण बना किसका, एक्ट ऑफ सेटलमेंट का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। अब देखिए एक पर्व याद रखिएगा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था गुप्त समिति के आधार पर, और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया परवर समिति के आधार पर। परवर समिति की अध्यक्षता क्या था, एडमंड वर्थ, और सुझाव दिया कि ये एक्ट आना चाहिए जिस एक्ट का नाम होगा, यानी वो समय आ गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या जाना चाहिए, संशोधन। तो एडमंड वर्थ के सुझाव पर ही एक्ट लाया गया 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किया गया उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा इसी एक्ट को बंगाल का जुडिकेचर एक्ट भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट को बंगाल का जुडिकेचर कहा जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट को बंगाल का जुडिकेचर कहा जाता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए फिर हम लोग बात करते हैं प्रावधान का। देखिए सुप्रीम कोर्ट अब केवल कलकत्ता का ही शक्ति का प्रयोग करेंगे। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट अब अपना शक्ति का प्रयोग सिर्फ कलकत्ता में ही कर पाएंगे, ये बात कह दिया गया, और इसका क्षेत्राधिकार को सीमित कर दिया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार को सीमित करने का पावर किस एक्ट के तहत, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये मुख्य सवाल। गवर्नर जनरल के परिषद केवल कार्यपालिका का काम करेंगे। मैंने बता दिया था ये जो सिविल न्यायिक मामले दिया था इस शक्ति को अब 1781 के एक्ट के तहत हटा दिया गया। ठीक है, तो सबसे पहले कलकत्ता के जो सुप्रीम कोर्ट थे उसको बोल दिया गया सीधा इस एक्ट के तहत कि अब आप कलकत्ता से बाहर कोई भी काम नहीं कर सकते, आपका क्षेत्राधिकार को सीमित किया जाता है। और दूसरा गवर्नर जनरल के परिषद को यह बात कह दिया गया कि अब आप जो है ना तो न्यायपालिका के कार्य को हस्तक्षेप करिएगा और ना ही न्यायपालिका आपके कार्य को हस्तक्षेप करेगा। यानी अब जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्ति को अलग अलग बंटवारा कर दिया गया। तो कार्यपालिका यानी गवर्नर जनरल के परिषद अब केवल किसका काम करेगा, कार्यपालिका का काम करेगा। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से गवर्नर जनरल के परिषद का कार्य क्षेत्र को बाहर किया गया। यानी जो सुप्रीम कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार था 1773 के एक्ट में गवर्नर जनरल के कार्य भी उसमें शामिल थे, लेकिन 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट के तहत गवर्नर जनरल का जो कार्य था उस कार्य को सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आता है राजस्व अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के यानी सुप्रीम कोर्ट के अध्यक्ष से बाहर, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य रूप से अध्यक्ष अधिकार क्षेत्र से बाहर रहेंगे। राजस्व के अधिकारी,
राजस्व की समस्या का समाधान करेंगे और राजस्व मंडल की एक स्थापना। यानी मुख्य काम तो तुम्हारा टैक्स कलेक्ट करना। टैक्स कलेक्ट करने के लिए उसके अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया, यानी उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया, और राजस्व की समस्या का समाधान करेगा। और उसके बाद राजस्व मंडल का भी स्थापना इस एक्ट के द्वारा किया गया। फिर इस एक्ट में कमी आ गया। अब इस एक्ट में क्या कमी आ गया तो उसको देखना है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, ये एक्ट के कमी के बाद अब आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट क्या कहता है? तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था, उस एक्ट का मुख्य प्रावधान देखिए क्या था। कंपनी के कार्य को व्यापारिक और राजनीतिक कार्य से अलग किया गया, क्योंकि अब कंपनी, देखिए यहां पे क्या था ना, यहां 1784 आते आते कंपनी भ्रष्टाचार काफी करने लगा था, निजी व्यापार करने का मुख्य बना लिया था। कंपनी के जो अधिकारी थे, क्योंकि यहाँ पे अधिकारी अब निर्भर हो गया, वो सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गया। कंपनी के अधिकारी मनमानी करने लगे। कंपनी के अधिकारी बड़े बड़े व्यापार, बड़े बड़े उद्योगपति से गिफ्ट लेने लगा, जिस वजह से ये एक्ट लाने के पीछे का कारण बना। और ये एक्ट कंपनी के कार्य यानी व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य को क्या किया गया? अलग किया गया। यानी कंपनी जो है अब व्यापार का अलग कार्य करेगी और राजनीतिक कार्य अलग करेगी। दूसरा था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास व्यापारिक क्रियाकलाप दिया गया और एक स्थापना किया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया गया राजनीतिक क्रियाकलाप। यानी कंपनी अब दो कार्य करेगी, एक व्यापार करेगी और दूसरा राजनीतिक का कार्य करेगी। किसके साथ संधि करना है, किस राजा के साथ युद्ध करना है, कैसे करना है, राजनीतिक कार्य। टैक्स कलेक्ट करने का एक अलग, तो टैक्स कलेक्ट करेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो कंपनी का जो सदस्य था, पहले से ध्यान दें आप लोग। और दूसरा एक संस्था बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के सदस्य नहीं थे, वो ब्रिटिश संसद के सदस्य थे, जिसका काम था राजनीतिक कार्य का देखरेख करना। अब देखिए, इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास 6 सदस्य इंग्लैंड में थे, और इसमें से एक सदस्य जो विदेश मंत्री हुआ करता था, एक सदस्य राज्य सचिव हुआ करता था, और चार जो सदस्य था वो काउंसिल के सदस्य हुआ करते थे। यानी ब्रिटेन का जो काउंसिल संसद था उसका सदस्य। तो याद रखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का गठन वो कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो शेयर धारक थे वो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के सदस्य, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य कौन थे? ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि थे। आप देखिए, ये दोनों जो संस्था, ये दोनों यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये 1858 तक चलता रहा। ये इसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर काम कर रही थी। अब देखिए, यही मुख्य रूप से काम हुआ था, ठीक है। यानी जो ब्रिटिश यहाँ पे जो 1781 में जो ये प्रावधान कर दिया कि राजस्व अधिकारी जो है सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से क्या रहेगा? बाहर रहेगा। यही सबसे बड़ा कमी हो गया 1781 का एक्ट में। फिर उसके बाद 1784 के एक्ट में लाया। अब जो है ये कह दिया साफ साफ, कंपनी के कर्मचारी बाहर से उपहार कोई भी नहीं लेंगे, उपहार लेने पे प्रतिबंधित लगाया गया 1784 के एक्ट में। उसके बाद आया, राजाओं के साथ गवर्नर जनरल किसी भी युद्ध संधि करने से पहले कंपनी से संधि करने से पूर्व कंपनी के जो डायरेक्टर होंगे वो क्या करेंगे? वो एकीकृत लेना स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। अब जो गवर्नर जनरल किसी राजा के साथ युद्ध करे या संधि करे, अब वो गवर्नर जनरल जो है पहले ब्रिटिश संसद से, याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद से वो क्या करेगा? स्वीकृति लेना अनिवार्य। राजाओं के साथ गवर्नर जनरल के किसी युद्ध एवं संधि करने से पूर्व कंपनी के डायरेक्टर से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। अब उसी तरह याद रखिएगा, मुख्य तरह से आपको आज हम 3 एक्ट के बारे में 1773, 1781, 1784। अब 1786 का जो लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो एक्ट आएगा उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा देखना है। तो आज जो है हम लोग आज आप लोगों को यहीं तक बताएंगे। याद रखना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट आने के पीछे का क्या कारण था। आप यहाँ किस समिति के आधार पर, गुप्त समिति के आधार पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, परवर समिति के आधार पर
एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का एक्ट किया गया था। तो यही मुख्य रूप से आपको प्रावधान था। आज यहीं तक आपको, फिर आगे हम 1786 के 1786 के एक्ट से आगे की कहानी हम आपको बताएंगे।